एक्सरसाइज और वो स्ट्रेचिंग यूनिट 1 में थोड़ी है। अब आपका यूनिट यूज हो गया रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस। क्या होता क्या रेजिस्टेंस है, बताइए, किसी को पता है? सर रेजिस्टेंस यानी कि सर उसके अपोज करना। हाँ, कैसे कराएंगे? अगर हम आपकी रेजिस्टेंस से पूछा आपसे मेरी रेजिस्टेंस कैसे कराओगे? ऐसे नहीं था, मेरे हाथ की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करो। ठीक, प्रोजेक्ट कैसे करोगे? अब बात करें डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? रेजिस्टेंट एक्सरसाइज क्या होगी? रेजिस्टेंट एक्सरसाइज इज एनी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इन व्हिच डायनामिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन रेजिस्टेंट बाय एन आउटसाइड फोर्स अप्लाइड मैनुअली और मैकेनिकली। समझ रहे हो? मतलब रेजिस्टेंट एक्सरसाइज क्या है? इज एनी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज, ये एक्टिव एक्सरसाइज का फॉर्म है इन व्हिच डायनामिक मतलब मूवमेंट, स्टैटिक या बिना मूवमेंट के मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रेजिस्टेड बाय एन आउटसाइड, मतलब जो भी आप डायनामिक कर रहे हैं स्टैटिक कर रहे हो उसमें क्या लग रहा है? रेजिस्टेंस लग रहा है किसी आउटसाइड फोर्स के द्वारा, चाहे वो मैनुअली लगा रहा हो कोई, जैसे अभी शुरू हमने किया, या मैकेनिकली मतलब कोई आपने कुछ वेट मान लिया, वेट मान दिया, किसी मशीन मान दी, तो उससे जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, है ना। सर इसमें डायनामिक और स्टैटिक दोनों आया तो आइसोमेट्रिक भी आइसोमेट्रिक आता है, चलो लेकिन आइसोमेट्रिक क्या है? मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो हम करा रहे थे ये मूवमेंट करना है, तो ये डायनामिक हो गया, ये डायनामिक हो गया। और अगर हम इसको तो रोक के रखते हैं तो हिल नहीं पा रही आइसोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ इज द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ मसल और मसल ग्रुप टू ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग अ सिंगल मैनुअल ऑपरेशन। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ क्या होता है? द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स, ये जो भी आपकी मसल स्ट्रेंथ है वो एक तरह का फोर्स होता है, उसको मेजर कर सकते हैं ना। दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ मसल, जो कहाँ से मिलता है? किसी मसल से मिलता है और ग्रुप ऑफ मसल से मिलता है, ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है, कोई भी मतलब मूवमेंट आप कर रहे हो तो जो भी एफर्ट मिल रहा है या जो भी ताकत लग रही है वो कहाँ से लग रही है? मसल से लग रही है ना, ग्रुप ऑफ मसल लग रही है। इससे बोलते हैं स्ट्रेंथ। पावर क्या होती है? मसल पावर इज डिफाइंड एज वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मसल पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब मसल पावर क्या? मसल पावर डिफाइंड है वर्क प्रोड्यूस्ड बाय मसल, मतलब कोई भी मसल जो वर्क प्रोड्यूस कर रही है पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। मतलब एक टाइम में कोई मसल कितना वर्क कर रही है उसे हम बोलते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या टाइम। ये पावर इसके बराबर होगी फोर्स और टाइम। जो भी फोर्स लग रहा है कहते हैं टाइम लग रहा है, ये इक्वल टू हो गया पावर। ठीक है, फिर आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म लो इंटेंसिटी रिपीटेटेड, मतलब ये क्या है? हमारी एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की लो इंटेंसिटी रिपीटेटेड और सस्टेन्ड एक्टिविटीज ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मतलब कि हमारी एबिलिटी है परफॉर्म करने की लो इंटेंसिटी रिपीटेटेड, मतलब रिपीटेशन करें या सस्टेन मतलब रोक के रखें इस एक्टिविटी को ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस। याद कर लीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन में आ सकता है एंड्योरेंस क्या होता है डिफाइन करें या पावर क्या होता है डिफाइन करें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड
टाइप्स ऑफ मसल बर्न, है ना। मसल बर्न कितने टाइप का होता है? पहला होता है आइसोमेट्रिक मसल बर्न। अब कितना छूट गया तो कोई बात नहीं, बाद में चलना, भाई पहले समझ लो, बाद में आपको इसका वो सुन ले पढ़ लीजिए ना, पहले समझ लीजिए टाइप ऑफ मसल बर्न क्या होगा। आइसोमेट्रिक मसल बर्न, इन दिस टाइप ऑफ मसल बर्न देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ। समझिए ना आइसोमेट्रिक क्या होता है, मतलब आप क्या करना है, इन दिस टाइप ऑफ मसल बर्न देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल, मतलब टोन बढ़ेगी, है ना, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ, लेकिन मसल की लेंथ चेंज नहीं होगी। जैसे अभी किया, यहाँ पे ताकत आ रही है, इधर रोका मेरा हाथ तो मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर शुरू हो गया तो मेरा हाथ एक टाइट नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, है ना, डिस्टेंस बदल गई ना, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा। जब इन्होंने रोका, हमने उठा लिया, तो ये आइसोटोनिक हो गया, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मसल बर्न देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ। फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग फॉर नेक एक्सटेंशन, द क्लास्प हैंड बिहाइंड द हेड, तो पता ही आपको ना कैसे करते हैं, इज पुश्ड बैक बाय द हेड, तो ये हाथ रखा तो क्या करना है, ऐसे करना ना, सर से ताकत लगानी है, हाथ से रोकना है, मूवमेंट नहीं होगा, और ये करके गलत होगा, मतलब सीधा बैठ के स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे आगे लगाते हैं, मूवमेंट करोगे ना तो लोकेशन में तो गाइड करते हैं, जब भी आप करिए तो शीशे के सामने बैठ करिए, क्योंकि अगर शीशे के सामने बैठ करेंगे तो आपको कई बार उनको कुछ पता है नहीं, लोकेशन को नहीं पता होता, सोच रहा है कि कैसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो गलत होगा। उससे आप कहिए कि आप जब भी करिए शीशे के सामने बैठ करिए, तो आपका पोस्चर तो सही रहेगा और आप देख लो कि आप क्या सही कर रहे हो, नहीं कर रहे, है ना। तो बाय द नो मूवमेंट ऑफ द हेड और नेक अकर्स बट द टोन ऑफ नेक एक्सटेंशन, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। जैसे किसी को मैंने कल पाया था, चक्कर आ रहा था, उसके क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मूवमेंट कराना, चक्कर मारने ज़्यादा नस बनने की वजह से, मतलब आप एक्सरसाइज करा दी, नस और ज़्यादा बनती तो बढ़ सकता है, तो वहाँ पर आइसोमेट्रिक करेंगे, खाली कोई मूवमेंट नहीं होगा, खाली प्रेशर देना छोड़ना है, उससे क्या होगा, एक्सटेंशन मसल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है आइसोटोनिक मसल बर्न। आइसोटोनिक मसल बर्न क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मसल बर्न देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल व्हाइल इट मेंटेन्स एंड इवन टोन थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, मसल की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना, लेंथ चेंज हो रही है। कॉन्सेंट्रिक क्या हो गया, तो दोनों भी चेंज हो, मतलब कि टोन अगर चेंज नहीं भी होगी तब भी मूवमेंट होगा, मतलब उसकी लेंथ चेंज होगी, क्या मतलब है, लेकिन टोन चेंज होगी इसमें भी, क्योंकि मान लिया कोई ताकत लगा रहा है ना, टोन पहले आप हल्की ताकत लगाओगे, जैसे और जोर लगाइए, कि जैसे उसकी ताकत उसकी बढ़ाएगा, आप ताकत बढ़ाओगे तो वो तो बदलेगी ना, एक जैसी टोन तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें लेंथ भी चेंज होगी दोनों के साथ साथ। हियर द ओरिजिन एंड इंसर्शन कम्स क्लोजर एंड द मसल लेंथ शॉर्टर। कंसेंट्रिक में क्या होगा, सी से नाम याद करिए, सी फॉर छोटा, मसल लेंथ जब कम होती है वो कंसेंट्रिक होगा सी से, है ना। हियर द ओरिजिन एंड इंसर्शन कम्स क्लोजर, ओरिजिन इंसर्शन मसल का वो आपस में करीब आता है, तो मसल्स की लेंथ जो होती है वो घट जाती है। जैसे कि ये आपने किया, देखिए इसमें क्या बाइसेप्स हो रही है, मसल लेंथ का ये कॉन्सेंट्रिक हो गया, और ये हो गया एक्सेंट्रिक, तो ये फैल, ठीक है। फॉर एग्जांपल गेटिंग अप फ्रॉम ए चेयर, नी एंड हिप एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट concentrically to bring about extension in these two joints. Eccentric one क्या होगा, here the origin and the insertion go away from each other and the muscle length increases, ठीक है। इसमें जो ओरिजिनल इंसर्शन है वो क्या होगा, एक दूसरे से आपको दूर जाएगा और मसल लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सिटिंग ऑन चेयर फ्रॉम स्टैंडिंग, knee and hip extensions contract eccentrically to bring about flexion in these two joints, ठीक है। नोट करना है अब आता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल, मसल जो फोर्स जनरेट कर रही है वो ज्यादा होगी इससे रेजिस्टेंस से, समझ गए कैसे होगी, इसलिए तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाया,
ये जैसे जो ताकत लगाई हमने मोड़ दिया, उनकी ताकत कम लगी ना, कभी तो मोड़ पाए, अरे ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो मोड़ ही ना, तो जो भी फोर्स लग रही है वो कम लग रही है, मसल से फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। आइसोमेट्रिक क्या होता है, जैसे फोर्स लगाया और इनकी फोर्स हमारी फोर्स बराबर होगी, हम हिला नहीं पाएंगे तो हो गया आइसोमेट्रिक, ठीक है। इन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज लेसर देन द रेजिस्टेंस, है ना। अब इन्होंने फोर्स लगाया, ज़्यादा लगा दिया, हम लगा ही नहीं पाते तो क्या होगा, आपकी इसेंट्रिक होगी, ठीक है, उनकी लेंथ आपको पड़ती है, समझिए। अब आता बढ़िया इंटरेस्टिंग है, अब आता प्रिंसिपल ज़्यादा फोर्स लगा दो इंसेंट्रिक के कम फोर्स में, कंसेंट्रिक मतलब ज़्यादा फोर्स है, इंसेंट्रिक कम। कॉन्सेंट्रिक में फोर्स कम लगेगी, जो आप मैनुअल लगा रहा है उसकी फोर्स कम लगेगी, तभी तो होगा। हम ऐसे क्या है, इधर फोर्स लगाया अगर मोड़ लिया, उसका मतलब मेरी ताकत ज़्यादा है, कम है, तभी तो सुबड़ा कॉन्सेंट्रिक हो गया। अब हम ताकत लगा रहे हैं लेकिन लगा ही नहीं पाए, ताकत ज़्यादा लगती है तो फैल गया, मतलब क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई, वो इसेंट्रिक हो गया। और आइसोमेट्रिक क्या हो गया, रोक दिया, दोनों की इक्वल हो गई, आपकी ताकत की ताकत बराबर हो गई, लगा ही नहीं पाया, वो आइसोमेट्रिक है ना। अभी क्या और इंटरेस्टिंग होगा, अभी आगे लेक्चर बढ़ेगा ना, अभी क्या अभी तो आपको बेसिक पढ़ दो, जब भी आपके डिजीज के बारे में आएगा ना, कि जैसे फिजियोथेरेपी अप्लाइड है कॉम्प्लेक्स इंजरी, उसमें जब क्या फिजियोथेरेपी कराते हैं, कैसे कराते हैं, क्या मशीन चलाते हैं, कौन सी मशीन करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसमें आपको लग रहा है ट्रीटमेंट आता है, उसमें करने में पढ़ने मजा आएगा। फोर्थ सेमेस्टर में फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजी, फिजियोथेरेपी इन कार्डियो, कि हर केस में कौन सी फिजियोथेरेपी करनी है, क्या करनी है, पढ़ना है। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और प्रिंसिपल्स जैसे प्रिंसिपल्स क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, है ना। इट मसल परफॉर्मेंस इज टू इम्प्रूव a load that exceeds the metabolic capacity of the muscle must be applied, that is muscle must be challenged to perform at a level greater than to which it is accustomed, ठीक है। Overload can be applied by increasing the intensity or volume. In strength training the intensity is increased, whereas in endurance training the volume is, that is frequency, repetition and time is increased, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आता है स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, है ना। इसको सेट बोलते हैं, ऐसे आईडी सेट, स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड प्रिंसिपल। ये क्या होता है, एडाप्टेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेनिंग आर हाईली स्पेसिफिक, है ना, टू द नेचर ऑफ द स्टिमुलस और ओवरलोड इफेक्ट। एडाप्टेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेनिंग और हाईली स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ द स्टिमुलस और ओवरलोड इफेक्ट, ठीक है। स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड applies to all the system of the body, सभी जगह लागू होगा। The adaptations are specific to strength, power, endurance, functional activity, joint angle, sequence of muscle activation, energy system, and virtually all other variable present, ठीक है। Other principles of reversibility. The adaptation achieved through resistance exercise persists as long as the resistance exercise is performed regularly and go back gradually to the pre-exercise levels once the training is stopped. This means the effect of resistance training are reversible, ठीक है। adaptation achieved होता है through resistance exercise, persist as long as the resistance exercise is performed, मतलब कि जब तक लगातार रहती है, and go back gradually to the pre-exercise level once the training is stopped, और go back कब होती है, gradually pre-exercise level once the training is stopped, training stop जाती है। This means the effect of resistance training are reversed, मतलब कि इसका होता है कि जो आपका that means effect of resistance training is reversible, कि वो reversible reverse हो जाती है, हाँ, जो भी इसकी resistance मतलब से वो ट्रीटमेंट मिस नहीं करता, ट्रीटमेंट मिस नहीं करता, क्या नहीं करता, ट्रीटमेंट क्या है, मिस नहीं करता।
कोई पेशेंट आपका बता रहा है, ठीक है, अब आया वो एक हफ्ते का अगर आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोटोकॉल बनाया, इसको इसकी मसल में वीकनेस है, इसको मुझे एक हफ्ते में इम्प्रूव करना है। अब वो आ रहा है, एक दिन आया 4 छुट्टी बढ़ा दी, तो क्या होगा? गैप हो गया ना। बट हर चीज़ के टाइम पीरियड होता है। अगर डेली बेसिस पे आप उसको मालूम बताते हो कि आप आज आ रहे हो, ऑल्टरनेट डेज क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑल्टरनेट डेज पे आएगा, तो उसके लिए इफेक्टिव मालूम बहुत कमजोर पेशेंट है या ओल्ड एज में, तो वो नहीं करा होगा। और कोई ऐसा पेशेंट का कोई लो डोज करना चाहता है, रोज बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, उसके साथ मेडिसिन, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो अपना नुकसान करेगा, ठीक है। अब आपने ट्रीटमेंट दिया और नहीं आया, उसमें आपको गलती थोड़ी है। आपने तो प्रोटोकॉल बनाया कि आपको एक हफ्ते में एक दिन छोड़ के कराएंगे, इससे आपका 14 दिन प्रोग्राम है। अब 14 दिन को 24 दिन में गवर्नमेंट कर रहा है, गलती उसकी है ना, आप अपना काम कर रहे हो। प्रोटोकॉल जैसे आपको डॉक्टर ने दवा दे दी है, कहा कि सुबह शाम की दवा खानी है, दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने नहीं खाई, एक टाइम खा ली, 2 टाइम नहीं खाई, फिर जाके डॉक्टर को पता कौन दवा आपने दी, मैं नहीं करता, गलती किसकी है? डॉक्टर ने दवा दिया, आपको सुबह शाम खाएगा, खाओ, और नहीं खाओ तो कैसा रहा है? वही चीज़ है कि जो हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं, हमें 15 दिन का या जो भी प्रोटोकॉल बनाओ अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट अकॉर्डिंग। नहीं तो उसमें दवा में ऐसा होता है कि जितने टाइम पीरियड बोला गया है तो उसके बाद अगर हम नहीं खा रहे हैं तब भी जो हम लोग के फायदा होता है वो रहेगा। तो इसमें रेसिस्टेंस वाली वो अगर हमने जैसे ट्रेनिंग एक महीने की है उसके बाद अगर वो फिर से लगाने क्या पड़ेगी या उसका फायदा रहेगा? नहीं, कुछ केसेस में लगानी पड़ेगी, उसका फायदा रहेगा। अगर कंप्लीट रिकवरी आ रही है ना, उसके बाद में लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जितना आप जिस लेवल पर करा रहे हो, लेवल नहीं कराओगे, थोड़ा कम कराओगे, लेकिन करवाना पड़ेगा। या उससे कहोगे सेल्फ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करो अपने आप। जब उसको वेट कम दे दिया, हमारे आप कोई फाइनेंशियली वीक है ना, उसने आपसे मजबूरी में महीना भर करा नहीं सकता, जो कर नहीं सकता है, 1 महीना करा दे, 2 महीना करा दे, उसके बाद उसका फाइनेंस नहीं अलाउ करता है, उसका पैसा नहीं है, और लो इकोनॉमिक एरिया का है वो, कैसे कराएगा? कोई अब साल भर तो नहीं करा सकता। उसके तरीका क्या है? आपको गाइड कर दो, चलो ठीक है, आपका इतना हो गया कि आप घर पर कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ की चीज़ मत लो, आप घर में ही वेट कप ले लो, और जो भी आप एडवाइस कर सकते हो, वेट कप से लेने के बाद उसकी नहीं है कैपेसिटी की, नहीं रह सकता, उसका पैसा नहीं है, तो आपको घर पर गाइड करो। आप एक काम करिए, आधा किलो का आपके कोई भी सामान आया हो, नमक आया हो, डिटर्जेंट आया हो, है ना, कोई भी चीज़ उस तरह का पैकेट आप केजी कर दे और उसको लगा के मालूम चलो, इससे हम लोग ऐसे कराते हैं भाई, जो बियर कर सकता है उसका गाइड करो। अब आप किसी हाई क्लास में बताओगे चीज़ तो आपको मजाक बनाएगा, जब ये काम करेगा नमक के पैकेट एक्सरसाइज करेगा, करेगा ना। तो डिपेंड करता है आप कहाँ तक क्या बोलना है ना, ये नहीं हर पेशेंट एक जैसा हो गया, जैसा पेशेंट रहता है। पेशेंट आ रहा है हाई क्लास तो उसका बताइए क्या, आइए यहाँ पे 6 महीने का ट्रीटमेंट है ना भाई, उसको फायदा होगा, हम फीस मिलेगी, दूसरा क्या फीस मिलेगी, उसका फायदा भी होगा। लेकिन वो बियर कर सकता है, इसलिए हमको बता दें, जो नहीं बियर कर सकता उसको भाई, कोई पैसे वाला भी होता है, वो कंजूस है, मतलब नहीं कुछ चलना चाहता है, तो अब वो कहेगा कि हम नहीं कर पाएंगे इतना, हमसे नहीं कवर हो रहा है, उसका है, आपको पता है उसकी इतनी है कैपेसिटी, कर देगा, लेकिन वो नहीं करना चाहता है, उसके लिए आपको ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपको कर दिया, घर आप जाइए बस करके एक वेट कप खरीद लीजिए, और हाफ के जी का जो भी उसकी नीड हो, आपको उसका चेक कर लो पाओ, उसके अकॉर्डिंग दिलाओ, एडवाइस करो, आप लीजिए घर पे, और हमसे सीख लीजिए, करते रहिए। 20 का आइएगा 10 दिन बाद, ये बार हमसे करा लीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा आपकी पावर कितनी बड़ी होती, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँ, ठीक है। स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, उसमें हम उसे अडेप्ट करनी पड़ेगी ना सब चीज़ें। हाँ, वही स्पेसिफिक जो मतलब जो उसके नॉर्म्स हैं, उसको अडेप्टेशन मतलब कि उसी अडाप्ट कर देना। फिर आता है इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, every individual responds to resistance exercise in a different way. The similar stimuli may bring about a lot of improvement in one patient and no, every individual responds to a resistance exercise, मतलब जितने भी individual हैं वो रिस्पॉन्ड कहाँ करते हैं resistance exercise पे in a different way। मतलब जितने जितना बताया कि हर इंसान की अपनी अलग पावर है, ठीक है, शिवम को मैंने कराया उनकी अपनी अलग पावर है, आपको बताया आपकी अलग, साधना की अलग पावर है, जिसकी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, है ना। ये नहीं कि पता लगा कोई एकदम पतला दुबला है तो ताकत नहीं आ गई, कराया जाता है ना। तो एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू दिस एक्सरसाइज इन ए डिफरेंट वे, जितने भी इंडिविजुअल होंगे सबकी अपनी अलग पावर होती है, अलग वे में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। दस सिमिलर स्टिमुलाई में
bring about a lot of improvement in one patient, है ना? इससे क्या होगा? Similar stimuli may bring about a lot of improvement in one patient. मतलब से patient में एक पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन वही प्रोसेस अगर दूसरे पेशेंट में करेंगे तो उसके साथ हाँ ठीक है, बस अलग अलग पेशेंट के हिसाब से आपको अलग काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लो मेरी पावर पहुँच जाता है, आप हल्का ताकत लगा रहे हो ऐसे, क्या जहाँ थे वही है भाई, आज हमें इतनी पावर थी, आपने वही अलग करा दिया, वही पावर, ठीक है? अब पेशेंट है, हम लोग जैसे छोटे छोटे पेशेंट है, कई बार आते हैं दर्द हुआ और समझ इतने चीज़ को बनती है, उसको हम क्या करना है भाई, हमारा कोई नुकसान नहीं, आप अगर कहोगे तो इसी रेंज में कराते हैं, महीना भर 6 महीने तक आपको कराते हैं, हमारा क्या करता है भाई, आप पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, समय पे जा रहे हैं, हमारे पास हमारा काम करना कर रहे हैं, लेकिन अगर अचीव करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका हाथ ग्लो बढ़ जाए तो थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसमें ही कोई से पेशेंट भड़क जाता है ना कि आए क्या है दर्द हो गया, दर्द हो गया, तो दर्द होने का मतलब गाइड करो कि दर्द आपका हो रहा है और पॉजिटिव साइन भाई, कोई चीज़ जान तो लोग दर्द तो हो गई, नहीं दर्द मत हो भाई, वही करते हो, हमें क्या भाई, अब तो कराते नहीं भाई, आप पेमेंट कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट तो हमारा काम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप जैसा वो वैसा करें, लेकिन हमें अगर आपको ठीक करना है, आप पेशेंट को गाइड करो तो सच्चाई क्या है कि आपको ये करना पड़ेगा, उससे दर्द थोड़ा हो ताकि ठीक है? तो कहाँ तक ये हो गया ना? सर इनिशियल वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज भैया आगे होगा इनिशियल वैल्यू, यही होगा इनिशियल वैल्यू ना। इसमें क्या है, रेंज ऑफ मसल का क्या होगा? फुल रेंज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द रेंज, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पूरी रेंज थ्रू आउट द रेंज वो होगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम फुली स्ट्रेच पोजीशन इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रॉम फुली शॉर्टेड पोजीशन इन केस ऑफ डिसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना? फुल रेंज कॉन्ट्रैक्शन आर नॉर्मली नीडेड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रिवेंटिव इफ फुल रेंज कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, कब नीड होती है? ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी केस होता है उन्हीं कैसे नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव मतलब गिरने से आप बचाना अपने आप को, बचाने से सवाल होगा फुल रेंज मूवमेंट आपका क्या, कभी पैर फैल गया, कभी हाथ फैल गया ना। यूजर्स क्या है, मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, इंक्रीज सर्कुलेशन, ये क्या होता है इसका यूज, जॉइंट मोबिलिटी को मेंटेन करना, सर्कुलेशन को इंक्रीज करना, प्रिपरेशन फॉर सिचुएशन व्हेन पावर एंड मोबिलिटी नीडेड, है ना? आपको प्रिपेयर होना है सिचुएशन के लिए व्हेन पावर एंड मोबिलिटी नीडेड, जहाँ पे पावर और मोबिलिटी की जरूरत होगी उस प्रिपरेशन सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर होना है। और द रेंजेस ऑफ मसल वर्क, ठीक है? मसल वर्क की रेंज क्या होगी? इन अ रेंज द मसल आइदर शॉर्टेड कंसेंट्रेटेड फ्रॉम हाफ वे ऑफ इट्स रेंज और इज लेंथेंड बाय इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू हाफ, है ना? यूजर्स क्या होगा, गेन और मेंटेन जॉइंट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल, ट्रेन सम एक्सटेंशन दैट स्टेबलाइजेस जॉइंट, एग्जांपल नी, है ना? और वीएमओ स्ट्रेंथनिंग, वीएमओ क्या होता है? वीएमओ का होगा मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है वीएमओ, ये मैं आपको देखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म इसका लिखा हुआ है क्या था, ये आप बात करते हैं सब एक्सटेंशन दैट स्टाइल में नी की बात हुई, नी में आपकी होती है ना, हाँ सर ये क्वाड्रिसेप्स बहुत होती है, हाँ वास्टस मीडियालिस, है ना भाई, ये पूरा स्टैंडर्ड का सब है वास्टस मीडियालिस। एक्चुअली ये पीपीटी मैंने नहीं रखे थे, जिसमें मैं शॉर्ट फॉर्म पीपीटी की बना होता है, पीपीटी कहीं से मिली है तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में निकल जाती है। रेंजेस ऑफ मसल वर्क, ने भेजा है वो फिजियोथेरेपी वाला जो शॉर्ट फॉर्म है, नहीं ये तो उसमें नहीं होगा, ये मेंटली भी हो उसमें नहीं होगा, ठीक है? आउटर इनर रेंज की बात करें, आउटर रेंज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम
fully stretched position to halfway range and eccentric contraction from halfway range to the fully contracted position. यूज क्या हुआ? Very useful for initiation of contraction. Stress reflex act better. है ना? यहाँ पर stress reflex जो है वो अच्छे से काम करेगा. Muscle contraction more forcefully. ठीक है? Muscle contraction जो होगा contract करेगी बहुत forcefully. Frank Sterling law. Frank Sterling. अब आता मिडिल रेंज. इनर हो गया, आउटर हो गया, मिडिल. ठीक है. मिडिल रेंज में इंग्लिश रेंज ऑफ मसल बार द मसल नाइदर रीच द फुल कॉन्ट्रैक्टेड एंड नॉर आर फुली रिलैक्स. मतलब पूरी तरह से फैलेगी ना से बढ़ेगी, है ना? बट मूव्स ओनली इन द रेंज इन बिटवीन. अपनी एक रेंज के भीतर वो मूवमेंट करेगी. दिस रेंज इज मोस्ट फंक्शनल एंड जनरली मोस्ट एफिशिएंट एंगल ऑफ टू नियर 90. मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन एंड नॉर्मल. यानी मतलब है कि जैसे आप एक होता फुल रेंज एक्सरसाइज करते हो ना, ठीक है, एक हो गया मिडिल रेंज. मिडिल रेंज क्या है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो. जब पेशेंट आया पहले आपने फ्लोर शोल्डर के कराया है, कोई स्ट्रेच कराया है बच्चे को, बाद में क्या हुआ पूरी एक्सरसाइज आपने करा दी, प्रोटोकॉल दे दिया, उसके बाद क्या किया उसको हल्का बीच बीच में ये वाला मूवमेंट कराया, नॉर्मल दे है ना. बहुत उसका स्ट्रेच किया ना, बहुत कम किया. उससे क्या हुआ मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन और नॉर्मल पावर. नॉर्मल पावर की और मसल टोन को मेंटेन करेंगे, ये करना. ठीक है. ग्रुप एक्शंस ऑफ मसल प्राइम मूवर्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, एक्सेट्रा. क्या होते हैं एगोनिस्ट? एगोनिस्ट होते हैं जो सेम तरीके के होते हैं, नहीं मतलब जो अपोज नहीं. और एंटागोनिस्ट जो अपोज करते हैं. सही कहा है. तो अपोज करना कोई तो बोले सही बोले शिवा सही सर वो मसल्स है जो अपोज करते हैं, जो एगोनिस्ट मसल और एगोनिस्ट मतलब जो अपोज करे मसल मतलब एगोनिस्ट जो मतलब उसी वर्क में मसल एक्शन को बढ़ाए. सही बता के नहीं बता दिया, पहले से बताया तो कंफ्यूज हो जाता है. कॉन्फिडेंस रख कर बोला कि हम बोलना सही बोल रहे हैं. ठीक है. एगोनिस्ट मतलब जो मसल वर्क कर रही है और एंटागोनिस्ट क्या अपोज कर रही है ना, जो असिस्ट कर रही है. सिनर्जिस्ट क्या होती है? जो मूवमेंट कराती है. फिक्सेटर जो फिक्स कर रही है. अगर इसका मूवमेंट कर रहा है बाकी जॉइंट जो फिक्स है तो वो फिक्सेटर मतलब है ना. ठीक है. तो उसको आप ब्रेक कर दो. टाइम आपका हो गया. ठीक है. फिर आगे कंटिन्यू करेंगे.